हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और थोड़ी ठंडी बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों आप भी अपनी पढ़ाई बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम का डेट भी नज़दीक आता चला जा रहा है। फिलहाल अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर एग्जाम का डेट क्या होगा, एग्जाम कब होगा। तो देखिए आप लोग को बता दें, बिल्कुल 100% तो नहीं है, लेकिन 90% ये है, 95% ये है कि आपका जो डेट होगा वो दो डेट में हो सकता है पेपर। एक होगा, हो सकता है 21, 22, 23, या फिर 26, 27, 28। इन्हीं दो डेटों में पेपर होगा आपका। जहाँ तक मैं पता किया हूँ, चीज़ों को निकाला हूँ, तो पीएनपी वगैरह से ऐसा कुछ थोड़ी सी खबर है कि आपका डेट या तो 21, 22, 23 या फिर 26, 27, 28। इन दो डेटों में एक हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें 100% तभी होगी जब ऑफिशियली ये आपका टाइम टेबल आएगा। ठीक है, तो आप इस दो डेट को मान करके अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए, क्योंकि अब समय नहीं लगने वाला है, सेंटर आपकी बन गए हैं। तो ये कंफर्म है कि आपका पेपर इसी महीने के इसी 2 या 2 डेट वगैरह में हो जाएगा। तो आपके पास समय है कहाँ? आज आपका 15 तारीख हो गया, बिल्कुल समय नहीं है। आप एकदम जी जान से लग जाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही आपका पीक टाइम होता है पढ़ने के लिए। अगर आप ये 5-10 दिन अगर इधर-उधर कर दिए, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बिना समय इन्वेस्ट किए आप लग जाइए। और टीएसपी क्लासेस में आपकी सीरीज वगैरह स्टार्ट है, चल रही है, सॉरी स्टार्ट है, चल रही है। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आप अपनी क्वेरी दर्ज कराइए। आपकी हर प्रॉब्लम को निसंदेह दूर किया जाएगा। और आप लोग से एक विनती है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। और अगर नए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। बस इतनी ही काम करना है आपको। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दिया करें। चलिए, तो हम लोग आज टीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर है, प्रश्न पत्र है 2020 का, जो सेकेंड फेज में पेपर हुआ था, उसी की बात करेंगे। 2020 का फर्स्ट फेज के पेपर को करा दिया दिया गया है। 2020 के सेकेंड फेज के पेपर को कराना है। देखिए, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो हमेशा आ रहे हैं। आप उनको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए। हर साल जितने भी ये सेट हमने कराया है, उन उन सेटों में भी ये सब आए हैं। तो उसको अवश्य रूप से आप देख लें। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये पहला ही प्रश्न है ऐसा कि 0.0000001 का वर्ग रूप। ये प्रश्न आ रहा है, हमेशा आ रहा है। तो इसको अवश्य वेरी इंपॉर्टेंट में आप कर लीजिए। ये वीआईपी प्रश्न है। ये प्रश्न अवश्य आ रहा है। या तो इसका घनमूल पूछ रहा है, या तो इसका वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका वर्ग रूप होगा। पूछ रहा है कि यहाँ वर्ग रूप क्या होगा। तो देखिए, वर्ग रूप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो दो का पेयर रहेगा। एक इसके साथ एक जीरो निकल जाएगा, यहाँ एक जीरो निकल जाएगा, और यहाँ 0 1 से एक निकल जाएगा। यानी इससे एक जीरो निकला, और इससे एक जीरो निकला, और यहाँ से एक निकला, और दशमलव हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि 0.001 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा गले में हिचकिचाहट है। चलिए, तो ये हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ब वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 3/-4 माइनस माइनस 5/-4 का मान होगा। इसको हल करना है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए करना क्या है कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं। दिया हुआ है 3/4। पेन को चेंज कर ले। देखिए, दिया है 3/4, 3/4, फिर माइनस 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 5/4 -4। ठीक है। तो सबसे पहले ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या?
3 के बट्टा 4 बचा, और माइनस, ये वहाँ माइनस भी है, सॉरी, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को आप यहाँ रख लीजिए। देखिए, इस माइनस को आप यहाँ रख दीजिए, माइनस यहाँ कर दीजिए, माइनस उसको 5 के बटा 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर दोनों के क्या है, हर दोनों के बराबर हैं। जब हर दोनों के बराबर हैं तो -3 -5 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5 3 8, कितना, -8 के बटा 4 हो गया। 4 दूनी के 8, कितना आएगा, -2। कितना आंसर आया, -2। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन द सही है, -2। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, काफी बिल्कुल शार्ट नहीं किया जा रहा है कि आपको समझना है। इसलिए अगर आप मैथ ना भी पढ़े होंगे, सीरीज को हल कर लेंगे तो अवश्य आप पास तो निश्चित निश्चित ही पास हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, निम्न में से 80 और 90 की भी अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्याएं बताए थे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से कटे, जो स्वयं और एक से कटे, यानी जिसके ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड ना हो, वो क्या हो कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 80 और 90 के बीच में, कह रहा है 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए 80 और 90 के बीच में 81 आएगा। 81 तो कट जाएगा, 9 9 81, 81 कई खंड होंगे। 82 भी खंड होगा, 83 एक हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 83 के केवल एक, ये एक से कटेगा, और किससे कटेगा, 83 से ही कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 84, 84 भी हो जाएगी, वो कई संख्या से कट जाएगी। 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा। 87 कैसे कैसे कट जाएगा, दो से कट जाएगा ये। क्या कहते हैं, दो से अगर काटेंगे, दो चौके 8, नहीं नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, बचा दो, 3 9 27, यानी ये 3 से कट जाएगा। 29 से कट जाएगा, और ये 87 वगैरह से भी कट जाएगा, एक से कट जाएगा। इससे दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये 87 भी नहीं होगा। क्या होगा, तो एक 88 भी नहीं होगा, 89 हो जाएगा। एक हो गया 83 और एक हो गया 89, नहीं कटेगा। तो यानी ऑप्शन कौन सा है, 83 और 89। कौन सा ऑप्शन सही है, 83 और 89। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न कर रहा है, छह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ये भी सवाल बहुत पूछा जा रहा है, अनुवर्ती सवाल बहुत पूछा है। एक ये सवाल और एक ये सवाल, ये सवाल, ये हर सवाल में आ रहा है, सॉरी हर सेट में आ रहा है। तो इसलिए इन सवालों को आप एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए, अपनी नोट डाउन कॉपी में खूब बढ़िया से लिख लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए कि ये सवाल अवश्य आ रहा है। तो छह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 6 और 7, कतई दो की, किसी एक संख्या की अनुवर्ती कभी दो नहीं हो सकती, दो संख्या नहीं हो सकती। केवल 8 नहीं, केवल 8 नहीं होगा। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, एक संख्या आगे। कह रहा है 6 7 8, तब नहीं, तीन तो हो ही नहीं सकता, जब दो नहीं हुआ तो तीन कहाँ होगा। केवल 7, बिल्कुल, छह की अनुवर्ती क्या होगी, 7 होगी। इसके पहले वाली सीरीज में पूछा था कि छ मतलब उसी संख्या की, जैसे पूछ ले, छह की अनुवर्ती, इसके पहले एक की अनुवर्ती, फिर उसके बाद फिर अनुवर्ती पूछ लिया था। तो अगर इसमें भी पूछ लेता छह की अनुवर्ती, तो छह की अनुवर्ती 7, फिर 7 की अनुवर्ती 8, तब 8 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यक्स का मान होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यक्स का मान। तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें यक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी, अगर इस वाले का मान निकाल लेते हैं तो बड़े आराम से यक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए इस वाले मान को निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि एक सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अगर इतना 107 अंश दिया हुआ है, ये वाली कोण अगर 107 दिया है, तो ये वाली कितना होगा, तो क्या करेंगे, 180 में से 180 में से 107 आप घटा दीजिए। तो जब 180 में से 107 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना, 7 में से यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा, 7, तो कितना हो गया, 73 डिग्री। कितनी हो गई, 73 डिग्री। ये वाले एंगल कितना हो गया, ये 73 डिग्री हो गया, बिल्कुल ये 73 डिग्री हो गया। जब ये 73 डिग्री और ये 51 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, तीनों अंतः, सॉरी मात्रा लग गया,
तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होती है। ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, x डिग्री प्लस 73 डिग्री और प्लस 51 डिग्री इसकल टू कितना? 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 1 4 और 7 5 12, 124 डिग्री। कितना हो जाएगा? 124 डिग्री, यक्स डिग्री प्लस 124 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 अंश। तो अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? यक्स डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री घटा देंगे इसमें से। जब घटा देंगे तो यक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया? 56 डिग्री। यक्स की वैल्यू ये वाली की डिग्री कितनी आ गई? 56 डिग्री। यक्स डिग्री का मान पूछ रहा था तो यक्स डिग्री इक्वल टू 56 डिग्री, यही हुआ। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ तक 160 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 180 में से 160 घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 डिग्री का। चलिए, ये हुआ, वह विकल्पी प्रश्न था। तो इसका कितना मान आएगा? 56 डिग्री आएगा। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि ए घाते 5b माइनस ए बी घाते 5 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है, ए घाते 5b माइनस ए बी घाते 5। तो देखिए यहाँ पेज लिए हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न यही कह रहा है, ए घाते 5b माइनस ए बी घाते 5, यही दिया है। तो देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ए बी जब कॉमन आप ले लेंगे तो क्या बचेगा? ए घाते 4, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी घाते 4 बचा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ये वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, तो वर्गांतर का सूत्र के लिए हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा ए घाते में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अभी फिर ये वर्गांतर का बन गया तो हो जाएगा ए बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी, और फिर ये वाला जैसे का तैसा रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, छठवां का ये आंसर हो गया, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। चलिए अगला देखिए, कह रहा एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। देखिए आपको ये चीज बताया गया है कि अगर ये कोई मैदान है, मैदान कह लीजिए या खेत कह लीजिए, सपोज दैट आपका ये खेत है और जानवरों से आप परेशान हैं तो क्या करेंगे? इसको चारों तरफ से तार से घेरेंगे। कटीले तार से आप इसको घेरेंगे नहीं घेरेंगे? आप इसको कटीले तार से अगर घेरेंगे तो ये इसका क्या कर रहे हैं आप? इसका आप परिमाप कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से इसको घेरना, और चारों तरफ अगर इसका एरिया निकालना तो वो क्षेत्रफल हो जाता है, अलग की चीज है। लेकिन इसको घेरना, चारों तरफ से इसको ढकना, ढकने का मतलब क्या होता है कि हम इसको जो ढक रहे हैं तो मैदान का हम क्या कर रहे हैं? परिमाप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैदान का जो आयताकार मैदान 120 मीटर लंबे तार से घिरा है, ये क्या दिया है? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। अच्छा, एक और भी चीज आपको हम पहचानने के लिए बता देते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये परिमाप दिया है कि क्षेत्रफल। अगर केवल यूनिट से देखिए, अगर एक यूनिट में इकाई में केवल मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है ये इसका परिमाप दिया हुआ है। अगर मीटर स्क्वायर होता तब आप समझ लेते कि यार ये मीटर स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स क्या दिया है? ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, यहाँ केवल मीटर दिया है। जब केवल मीटर दिया है तो ये इसका क्या दिया है? परिमाप दिया है। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है पकड़ने का। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर दें। चलिए सवाल को हम लगाते हैं। 7वां नंबर, एक आयताकार मैदान 190 मीटर। 7 नंबर देखिए, एक आयताकार मैदान जो है 190 मीटर, 190 मीटर लंबे तारों से घिरा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं आयताकार। ये हो जाएगा 190 मीटर लंबे तारों से घिरा हुआ है,
और कह रहा है यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई से ज्यादा लंबाई है। अगर हम चौड़ाई माने यक्स तो लंबाई 3 गुना हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई मान ले यक्स तो लंबाई कितना हो जाएगा, यक्स का 3/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया है, मैदान का परिमाप हो जाएगा, मैदान का परिमाप बराबर 2L+B, ये फार्मूला होता है। तो परिमाप कितना दिया है, 190 मीटर, बराबर 2L की वैल्यू कितनी है, लंबाई की वैल्यू है जो 3x/2, और प्लस चौड़ाई की वैल्यू x है ना। 190 बराबर हो जाएगा, दो का इधर गुणा कर दीजिए, दो दो एक का दो, यानी हो जाएगा 3x+2x के बटा कितना, 2, 3×2=5, 190 बराबर कितना हो गया, 3×2=5x हो गया। तो 2 × 5x = 2, 2 से 2 में कट कट गया, तो आया कितना, 190 बराबर कितना, 5x, 5 से काट दीजिए, आ जाएगा कितना, चलिए, 5×3 = 15, बचा 4×5 = 40, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 38। ये यक्स को आप क्या माने थे, यक्स को आप माने थे चौड़ाई। अगर ये चौड़ाई 38 आ गया तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, यहाँ देखिए ये लंबाई क्या माना गया है, लंबाई ये है, ये लंबाई है, तो लंबाई हो जाएगा यक्स का 3/2 गुना, यानी यक्स इंटू 3/2, ये लंबाई है। तो यक्स की वैल्यू रख दीजिए 38 × 3/2, 2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2×9 = 18, 19×2 = 38, ये लंबाई है। 19×3 = 57, कितना आ गया, 57 हो गया, लंबाई कितनी आ गई, 57 आ गई। ठीक है, इतना बड़ा है नहीं, आपका कैलकुलेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, नहीं तो अति लघुत्तरी प्रश्न है, बिल्कुल 60 में आप लगा दीजिएगा। बस हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिए हैं, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल 60 हो जाएगा ये। तो लंबाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 57 क्या, मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 57 मीटर। फिर करा 8x, अगला प्रश्न देखिए, 8x+21/4 बराबर 3x+6 को हल कीजिए। इसको हल करना है, तो चलिए हम इसको यहीं चलिए नीचे आ जाते हैं। 8वां नंबर, 8 नंबर, 8x+21/4 बराबर 3x+6, यही हल करना है। तो देखिए क्या करिएगा आप, कि यक्स वाले के एक साइड में कर लीजिएगा पक्षांतर करके, तो 8x को इधर रख दीजिएगा, इस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3x, और बराबर 6 को ऐसे रख दीजिए, -21 के बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, बिल्कुल। और 4×6 = 24, -21 बटा कितना, 4, एलसीएम है सब कुछ, कैलकुलेशन करना है। 24 में से 21 गया, पता है आपको 3 आएगा, 3 के बटा 4 होगा। तो यक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 3 के बटा 4 इंटू 5 को इधर कर देंगे, तो 3 बटा कितना होगा, 5×4 = 20, यक्स की वैल्यू कितनी आई, 3/20, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/20। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, इससे सिंपल तरीके से और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, नौवां हल कीजिए, x+2y = 7 और 2x+y = 5। 9 नंबर सवाल देखिए, ये वाला सवाल, ये वाला कह रहा है x+2y = 7 और 2x+y = 5, ये दिया है, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर हल कर लीजिए, पेन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं या फिर ब्लू, चलिए। सवाल यही कह रहा था, x+2y दिया था, x+2y = 7 दिया है, और दूसरा दिया है 2x,
प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया था 5। इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, इसको आप समीकरण दो मान लीजिए। ठीक है, ये समीकरण एक और समीकरण दो। तो देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए करते क्या है कि हम समीकरण एक में दो का मल्टीप्लाई करा देते हैं, उसके बाद हम समीकरण दो में से घटा एक में, एक को दो में घटा देंगे। समीकरण एक में दो से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर एक आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए आप प्रतिस्थापन विधि मत लगाइए। इसको जोड़ या घटा करके हम गुणा करके जोड़ या घटा देते हैं, आसानी से सवाल आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम दो से गुणा करेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक आपका यही है ना, तो दो से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस दो दूनी 4y हो जाएगा और बराबर 7 दूनी 14। जब गुणा होता है इसमें, जब गुणा होगा ना तो दोनों पक्षों में गुणा होगा दो का। ठीक, ये अब दूसरा समीकरण क्या है, इस गुणा करने पर, या ऐसे लिख दीजिए, गुणा करके, गुणा करके, देखिए गुणा करके, करके समीकरण, समीकरण दो को घटाने पर, एक ही लाइन में लिखा जाएगा, घटाने पर। तो दो का गुणा कर दिए, अब समीकरण दो को इसी में से घटा दीजिए। 2x प्लस वाई इसकल टू कितना, 5। जब घटाते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे का सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस किया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और चार में से एक गया 3y इसकल टू कितना, 14 में से 5 गया कितना, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 भाग दे देंगे। जब y की वैल्यू 3, तो x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे समीकरण एक में रख दीजिए, चाहे समीकरण दो में रख दीजिए। चलिए y बराबर 3 हम समीकरण दो में रख देते हैं, y बराबर 3 समीकरण दो में पुट करने पर, समीकरण दो में कर दीजिए। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितना, 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। देखिए यहाँ, यहाँ 3 रख देंगे, 3 बराबर 5। तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, तो दो आया 2, 2x इक्वल टू कितना, 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 1। y का मान 3 और x का मान 1, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या, यक्स बराबर कितना आ गया था, 1, वाई बराबर कितना, 3। ठीक है ना, ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है एक 5 मीटर गुणित 2 मीटर यानी 5 बाई 2 मीटर आयताकार पेदे वाले, यानी 5 लंबाई तो 2 चौड़ाई, आयताकार पेदे वाले हौद में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। आयताकार वाले हौज में, हौज में टंकी है, कोई ऐसे इस तरीके की टंकी होगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 2 और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 दिया है। जो पानी भरा हुआ है हाइट की 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो देखिए सब मीटर में दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, लीटर में। बस यही इसका एक मेन फैक्टर है, यही को गुणा गणित करना है कि इसका जो वैल्यू दिया है वो मीटर में दिया है और निकालना किस में है, लीटर में निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये आयताकार है तो, आयताकार है तो इसमें हम क्या कर देंगे, पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो पानी का आयतन यानी घनाभ के आकार में हो जाएगा। पानी का आयतन के लिए घनाभ का आयतन हो जाता है L × B × H हो जाता है। हम पहले आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद आराम से उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। चलिए आयत तो लिखेंगे, पानी का आयतन निकलेंगे, पानी का आयतन निकाल लेते हैं। प्रश्न 10 है ये ना, पानी का जब आयतन निकालेंगे तो ये घनाभ के आकार का है, तो L × B × H हो जाएगा, इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर L की वैल्यू कितनी दे रखी है, L की वैल्यू 5 दिया है, इंटू B की वैल्यू कितनी दी है, 1.2 दिया है, B की वैल्यू 2 दिया है, ऊंचाई कितना दिया था, देख लीजिए एक बार फिर से, ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 तो हो गया, 5 दूनी के 10, 10 इंटू 1.5, 15 धामा 150,
कई अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, आया कितना, एक। 15 घन मीटर, क्या आया, 15 घन मीटर, ये आया। पानी का जो आयतन आया वो कितना आया, 15 घन मीटर। अब आपको पता होगा कि वो आंसर पूछ रहा है कितना लीटर होगा, तो आपको पता होगा कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं हम। तो इसलिए 15 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणित 1000, कितना हो जाएगा, 15,000 लीटर। क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर। जो पानी का आयतन होगा वो कितना होगा, 15,000 लीटर। यही आंसर होगा कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। मेन यहाँ पे ये फार्मूला बन जाता है आपका कि 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो इसलिए 15 घन मीटर बराबर 15,000 लीटर। उसमें कितना, टंकी में कितना पानी आएगा, 15,000 घन लीटर आ जाएगा, पानी भरा है। ठीक है, चलिए। एक समबाहु, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए, समबाहु त्रिभुज से भी सवाल हमेशा पूछा जा रहा है, चाहे वो क्षेत्रफल पूछ ले रहा है या फिर उसका भुजा पूछ ले रहा है या परिमाप पूछ ले रहा है। समबाहु ये भी आपका वीआईपी प्रश्न में है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को भी देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के जितने भी प्रश्न हैं सब सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, अभी मैं आपको दोस्तों एक बताऊं, एक अच्छी न्यूज को मैं अ, एक बहुत ही अच्छा, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका एक मैं सेट बना रहा हूँ। आपको उतने ही प्रश्नों का एक सेट दे दिया जाएगा, आप उसको हल कर लीजिएगा। उसमें से अवश्य आपके 8 से 10 प्रश्न अवश्य आने हैं, एकदम 100% है। उसमें से 8 से 10 प्रश्न अवश्य आएंगे। उस सेट को तैयार किया जा रहा है। सेट को तैयार करने के बाद आपको वहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसको हल भी करा दिया जाएगा, जिससे आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, जिस कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर आपके क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो बस सेट को जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा और उसको सॉल्व करा दूंगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो बताइए त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 होता है, 3 गुणित भुजा। तो परिमाप दिया है 12, तो 3 गुणित भुजा, तो 3 चौके 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। जब ए की वैल्यू 4 आ गई तो इसका हम क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लग रहा है कि ज्यादा छोटा हो जा रहा है, देख लीजिए। चलिए आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, पेज पे देख लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया है। 12 नंबर, त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित भुजा होता है। ये परिमाप दिया है 12 बराबर 3 गुणित भुजा, 3 चौके 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या 4 किसमें, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर या क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कर दीजिए, तो इसलिए हो जाएगा क्या, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4। ये फार्मूला होता है। भुजा की वैल्यू दिया है 4, आया है 4 × 4 × अंडर रूट 3/4। एक 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 4 √3। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने के बाद, मैं बार बार बता रहा हूँ, सवाल लगाने के बाद आप इकाई अवश्य लिख दीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न कर रहा है तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। देखिए, सवाल देख करके तो लग रहा होगा यार ये कोई बहुत बड़ा, मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा सरल सवाल यही है। देखिए, कह रहा है कि तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, और ऐसे जब पूछेगा तो ऐसे ही सवाल पूछेगा।
सेम ऐसे रहेगा, बहुत करेगा ये डाटा क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। तो इन तीनों का पहले आप क्या कर दीजिएगा कि इन तीनों का पहले आप लसा ले लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, लसा ले लीजिए। तीनों का लसा ले करके 8:20 पर एक साथ बदल देती हैं, तो इसको उसमें क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। बस मिनट घंटा और सेकंड का खेल है इसमें, और कुछ नहीं। सबसे पहले आप 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लीजिए। चलिए, 12 नंबर, 12 नंबर हो गया। कई नंबर है ये? ये है आपका 12 नंबर। अच्छा, वो 11 नंबर था संभाव वाला। संभाव वाला कौन नंबर था, 11 नंबर, थोड़ी सी गलती हो गई, ये 11 नंबर था। ठीक, अब 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। क्या दिया है, 48 दिया है, 72 दिया है, और क्या दिया है, 108। इसका आप लसा निकाल दीजिए। इसका क्या निकाल देंगे, लसा। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, दो से काट दीजिए। दो से काट देंगे, दो दूनी चार, दो चौके आठ, 24 दूना 72, छत्तर सॉरी 24 दूना 48, 36 दूना 72 और 64 दूना 108, ये हो गया। फिर दो से काटिए, 12 दूना के 24, 18 दूना के 36 और 27 दूना के, एक मिनट, दो पंचे 10, ये गलत हो गया, दो पंचे 10, 54 होना चाहिए, 64 लिख दिए, 27, ये 54 हो गया। तो 27 दूना 54 हो गया। फिर दो से काटिए, दो छंग के 12, दो नवा 18, 27 नहीं कटेगा। फिर दो से काटिए, दो तिया के 6, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। अब तीन से काट दीजिए, तीन से काटेंगे, तीन एक का तीन, तीन त्रिक का 9, तीन नवा के 27। फिर तीन से, एक हो गया, एक हो गया, तीन हो गया। फिर तीन से काट दीजिए, तो एक 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 हो गया। ठीक है, इसका लस क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, चौतियाँ 48, 48 यानी कितना हो गया, 48 इंटू तीन त्रिका 9, 48 नौया कितना, 9 और 72 दो, और 9 चौक 36, 36 7 43 हो जाएगा ना। ठीक, 432, ये क्या आया, 432 सेकेंड आया। क्या आया, सेकेंड, 432 सेकेंड आ गया। अब जब 432 सेकेंड आ गया, तो ये कह रहा था सवाल में कि फिर पुनः एक साथ बदलने का समय, यानी एक साथ बदलने का समय कह रहा है, यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, पुनः एक साथ बदलने का समय, यहाँ देख लीजिए, पुनः एक साथ बदलने का समय कब, एक तो 8:20 पर बदल रही थी, 8:20 पर बदल रही थी, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, 432, क्या हो जाएगा, 432 सेकेंड है ये हो जाएगा। तो ऐसा करिए आप, ये 8:20, इस 20 मिनट को आप बदल लीजिए, किसमें कर लीजिए, 8:20 मिनट को मिनट नहीं, इस सेकंड से पहले मिनट निकालिए, कितने मिनट बनेंगे। देखिए, 6 चौको 24, छः छः सत्ते 42, यानी अगर हम इसमें 60 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। यानी अगर हम 432 में भाग देते हैं, तो कितना, 60 से, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। सक्षम 42 कितना हो जाएगा, 420 हो गया। तो बचा कितना, दो, तीन में से दो, ये 12 सेकंड बचा रहेगा, 7 मिनट बन जाएगा और 12 सेकंड। तो ये 7 मिनट जो बन जाएगा, यानी हम इसको लिख देंगे 20 मिनट और प्लस 7 मिनट और प्लस कितना, 12 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा प्लस 20 7 27 मिनट हो गया। अगर ये 60 मिनट हो जाता, तो हम इसको भी घंटा वाले में जोड़ लेते, लेकिन नहीं हो रहा है, 27 मिनट और प्लस क्या,
20 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि 8 घंटा, यानी 8 बजकर, कह सकते हैं 8 बजकर 27 मिनट, साफ साफ लिख लीजिए, 8 बजकर 27 मिनट 20 सेकेंड पर पुनः वो एक साथ बदल जाएंगी। 8 बजकर 27 मिनट व 20 सेकेंड पर पुनः एक साथ बदल जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। 8 बजकर 27 मिनट व 20 सेकंड पुनः एक साथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो सवाल में कुछ विशेष था नहीं, हम एलसीएम उसका निकालिए। एलसीएम में आ गया 432 सेकंड। अब 432 सेकंड को, वही सेकंड को मिनट में बदल दीजिए, बस वही हो जाएगा। अब मिनट जितना बचा रहेगा सेकंड, उसको कर लीजिएगा। तो 8 बजकर 27 मिनट व 20 सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 13 नंबर का रहा है, चार पहियों की परिधि क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी पे? देखिए, जब कम से कम पूछे तो हमेशा उसका क्या निकाला जाता है? म सर। जब ज्यादा से ज्यादा पूछता है तो क्या निकाला जाता है? ल सर। क्या निकाला जाता है? ल सर। तो ठीक है, तो 1 मिनट, क्या कर रहा है? 13 नंबर, चार पहियों की परिधि क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगा रहेंगे? अच्छा, 1 मिनट, ये कम से कम पूछ रहा है ना, तो ये कम से कम में ल सा निकाल दीजिए। और अगर अब ज्यादा से ज्यादा पूछता है तो क्या हो जाता है? म सा निकाल दिया जाता है। यानी बड़ी से बड़ी म सा हो जाती है, छोटी छोटी ल सा हो जाती है। तो इसी का क्या निकालेंगे हम? 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर का क्या निकालेंगे? ल सा निकाल लेंगे। बस वही उसका हो जाएगा। 50, 60 और 90 और 100 सेंटीमीटर का ल सा निकाल लेंगे। जो ल सा आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही उसका जो भी रहेगा आंसर हो जाएगा। तो यानी उतने ही चक्कर में वो क्या करेगी? चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगा लेंगी उतने सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसका लसा निकाल दीजिएगा बस। 50, 60, 90 और 100। ठीक है, इसको लगा दीजिएगा। लगा करके मुझे कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। चलिए 14 नंबर हम देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल है, 72 भागे 38 माइनस 30। 38 माइनस 30। ठीक, 38 माइनस कोष्टक में 30 माइनस, फिर छोटा कोष्टक में 31 माइनस 60 भागे 4 इंटू 5। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इसी सवाल को लगाना है। देखिए, ये बोडमास से सवाल है। किससे? BODMAS से। अब इसको समझा देते हैं 14 नंबर सवाल को। बोडमास से है। सवाल क्या दिया है? सवाल दिया था 72 भागे, फिर बड़ा कोष्टक लगाया हुआ है, 38 माइनस, फिर छोटा कोष्टक, क्या है? छोटा कोष्टक, नहीं, मझला कोष्टक, 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 पंचे 20, 4। ठीक है, मझला कोष्टक यहाँ रहेगा। मझला कोष्टक, मझला कोष्टक हो जाएगा 30 माइनस, फिर छोटा कोष्टक दिया है 31 माइनस 60 भागे 4 इंटू 5। छोटा कोष्टक बंद किया है, मझला कोष्टक बंद किया है, बड़ा कोष्टक बंद। यही सवाल को लगाना है। देखिए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सवाल हमारा बोडमास से है। बोडमास क्या होता है? BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन बोले तो भाग, डिवीजन मीन्स ये भाग होता है। ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्शन। ठीक है। एडिशन बोले तो योग, यानी योग और घटाव।
और गुणा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल में दिया हुआ है ये कोष्ठक है, इसको बोलते हैं कोष्ठक, इसको बोलते हैं ऑफ मीन्स का बोलते हैं, कोष्ठक का भाग। अगर इस तरीके से सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल हल करते हैं, कोष्ठक हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर का दिया है तो वहां की जगह हम का की जगह हम गुणा करते हैं। फिर हम भाग वाले सवाल को पहले भाग हटाते हैं चिन्ह, फिर गुणा वाला चिन्ह हटाते हैं, फिर जोड़ वाला चिन्ह हटाते हैं, फिर लास्ट में क्या हटाएंगे, घटाना वाला। लेकिन सबसे पहले हम कोष्ठक वाला कोष्ठक उसको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें इस तीन कोष्ठक दिया है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हटाने की कोशिश करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को हटाएंगे, फिर लास्ट में बड़े कोष्ठक को हटाएंगे। जब ये तीनों को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक सारा सॉल्व होता चला आएगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आपको 72 भागे, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोष्ठक के बाहर है। सबसे पहले हमको कोष्ठक हल करना है, तो ये हो जाएगा 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, अब इसी को सॉल्व करिए, इस छोटे कोष्ठक को हटाइए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 31 माइनस 60 भागे कितना, 20, क्या हो जाएगा, 60 भागे 20। अभी कोष्ठक लगा ही है, मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, तो देखिए होगा क्या, 72 भागे, ये हो जाएगा 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, देखिए 20 तिहाई के 60, कितना आ गया, 3। यानी 20 का भाग 60 लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 31 में से 3 घटा दीजिए, जब 31 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा, क्या आएगा, 28 आ जाएगा, और छोटा कोष्ठक हट गया। अब क्या बचा है, मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तब फिर अभी कोष्ठक में तो आ ही रहा है ना, यानी हमको बताया है कि पहले आप ब्रैकेट को हटाइएगा, तो हम एक छोटे कोष्ठक को हटा दिए, लेकिन अभी मझला कोष्ठक बचा है तो मझले कोष्ठक को भी हटाइएगा ना। तो हो जाएगा 72 भागे 38 माइनस 30 में से 28 गया कितना, 2। 30 में से 28 गया कितना, 2, मझला कोष्ठक भी हट गया, और बचा क्या है अभी, बड़ा कोष्ठक। अब इसको भी तो हटाना है, इसको भी हटाना है, तो हो जाएगा कितना, 72 भागे 28 में से, सॉरी 38 में से 2 गया कितना, 36। देखिए आ गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 36 का भाग 72 में दे दीजिए, 36 दूना 72, 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप और नियम से आप चलेंगे तो सवाल बिल्कुल सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सवाल में जो भी स्टेप है और रूल्स है उसको फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर का रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष रह जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि हमको उसका क्या निकालना है। हमको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या में हम इसका मासा निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए सवाल कर रहा है, 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः क्या शेषफल बचता है, 1 बचता है, 3 बचता है और 5 बचता है। यानी 49 में एक शेषफल बचता है, किससे हम भाग देते हैं कि एक शेषफल बचता है, और 59 वाले में 3 बच जाता है, 109 वाले में 5 बच जाता है। तो देखिए 15 नंबर सवाल, यहाँ से देख लीजिए, पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल में यही कह रहा था कि 49, 59 और 109 किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे, किस संख्या से भाग दें कि भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचे, 1, 3, 5। यानी 49 में एक शेष बचे, जो शेष बच रहा है ना उसी को घटा दीजिए तो वो सीधा सीधा पूरा टोटली कट जाएगा। तो शेष क्या बच रहा है, इसमें एक बच रहा है, तो इसको इसमें से आप एक घटा दीजिए तो क्या आएगा, 47 आ जाएगा। फिर इसमें क्या घटा दीजिए, इसमें आप घटा दिए, 3 घटा दीजिए तो 3 शेष बच रहा था, तो इसमें कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और क्रमशः, और उसके बाद कितना शेष बच रहा था, 5, जब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, यही आ। अब हम इसी तीनों का क्या निकाल लें, म से अगर हम निकाल लें तो वही संख्या पता हो जाएगी कि म से कितना होगी, जिसमें भाग देने पर 1, 3 और 5 शेषफल बच रहा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, 48
56 और 104 का मसा। इसका मसा निकाल दीजिए। मसा जब निकालेंगे तो ये कितने से कटेगा? सबसे पहले 2 से कटेगा। 2 से जब काटेंगे तो 24 दूना 48 होगा। 28 दूना 56 होगा। 52 दूना 104, 105, 50 दूना 100, दो दूनी 4, 104। फिर 2 से काट दीजिएगा। 12 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 26 दूना 52, 26 हो गया। अब फिर 2 से काट दीजिए। 2 छंके 12, 2 सत्ते 14 और 13 दूना 26। अब देखिए जो नीचे वाला है ना, ये किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। जब किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तो हमारा म स ही वाला यही वाला हो जाएगा। ल स होता तो हम दूसरी दूसरी संख्या से काट लेते, लेकिन नहीं, म स निकाल रहे हैं तो म स का मतलब वो संख्या जो तीनों को पूरी पूरी जहां तक विभाजित कर दे। तो कौन सी हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगी? म स इसका क्या हो जाएगा? म स 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? म सा कितना हो गया? 8 हो गया। हमारा म सा 8 हो गया। अब 8 ही ऐसी संख्या है जिसमें आप 48 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 8 छंग 48, जीरो से फल। 8 सत्ते 56, जीरो से फल। और 8 एक का 8, और बचा कितना? 8 2 10 24, 8 3 24, 13 8 104, यानी शेषफल कितना बचा? जीरो। पूरी पूरी कट गया ना। लेकिन अगर हम 8 में 49 से भाग देंगे तो 8 छंग 48 और एक शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। 8 सत्ते 56 और 3 59। ऐसे इसमें भी आप भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल तो आ जाएगा। 13 8 104, बचा कितना? 5। तो वही है हमारा इसका आंसर जो होगा म स, यानी वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या 8 होगी। क्या होगी? 15 नंबर में यही पूछ रहा था ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। वह सॉरी 8 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या इसकल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका। ऐसा सवाल अवश्य पूछा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा सवाल अवश्य पूछा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो क्या करिएगा आप कि सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले क्या करिएगा, जो क्रमशः करके जो दिया रहे, क्रमशः करके जो जितना शेषफल आता रहे उसी को घटा करके उसका मासा निकाल दीजिएगा। जब वो आ जाएगा वही उसका मासा ही वाला क्या हो जाएगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 16 नंबर देखिए। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, स्वाभाविक सी बात है, रमेश पिता है तो बड़ा ही रहेगा, और राहुल पुत्र है, ये पुत्र है तो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये छोटा रहेगा और ये रमेश पिता है तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए हम सवालों को लगा लेते हैं कि रमेश, तो मान लेते हैं रमेश की वर्तमान आयु मान ले, या राहुल की पहले वर्तमान आयु मान ले। चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए, प्रश्न 16 नंबर, मान लीजिए, माना, माना राहुल की, यानी उसके पुत्र की मानते हैं हम, राहुल, राहुल पुत्र है, राहुल की वर्तमान आयु, आयु बराबर क्या? यक्स वर्ष। तो उसके पिता, उसका जो है रमेश है, तो रमेश, रमेश क्या है? पिता है। तो रमेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? कितना ज्यादा है उसके? 4 गुना है। पुत्र से 4 गुना है तो ये 4x हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो बताइए, 5 वर्ष पहले अगर रमेश की आयु कुछ रही होगी, 5 वर्ष पहले का मतलब 5 वर्ष पीछे चले जाइए। अगर सपोज दैट आप आज 20 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले आप कितने रहे होंगे?
15 वर्ष के रहेंगे। तो बताइए 5 वर्ष अगर पहले हम रमेश में जाएंगे, यानी उसके पिता में जाएंगे, तो उसके पुत्र में भी तो 5 वर्ष पहले हमको जाना चाहिए। कि अगर 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कुछ रही होगी, तो 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की भी आयु तो घटेगी। तो दोनों में घटाना है। तो हम यानी यहाँ पे कर देंगे, लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राहुल में भी घटा देते हैं। राहुल की आयु, 5 वर्ष पहले राहुल की आयु क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले रमेश यानी उसके पिता की आयु, रमेश की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 4x-5, ये हो जाएगी 5 वर्ष पहले। तो फिर सवाल में यही कह रहा है ना, सवाल में यही कह रहा था कि 5 वर्ष पहले जो था, 5 वर्ष पहले जो राहुल और रमेश की आयु थी, वो क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले x-5 हो जाएगी। और रमेश की कितनी हो जाएगी, 4x-5 हो जाएगी। फिर आगे ये कह रहा था ना कि 5 वर्ष पहले रमेश की जो आयु थी, राहुल की आयु की 9 गुनी थी। तो बताइए मुझे, पिता है तो पिता तो हमेशा बड़ा रहेगा, तो हम यहाँ समीकरण बनाएंगे तो x-5, एक तरफ हम राहुल की आयु लिख ले रहे हैं और एक तरफ हम क्या लिख ले रहे हैं, 4x-5 रमेश की आयु लिख ले रहे हैं। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है रमेश की आयु जो थी, राहुल की आयु से 9 गुनी थी, यानी ये वाला 9 गुना था। भाई पिता है तो पिता तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा रहेगा। जब आप ऐसे प्रश्न को लगाइएगा तो दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा कि पिता हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये कह रहा है कि ये 9 गुना है, तो 9 गुना अगर ये है तो इसमें गुणा नहीं करना है, उसके जस्ट अपोजिट वाले में, पुत्र वाले में 9 को गुणा कर देंगे तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसमें कहीं गुणा कर दिए, इस वाले में गुणा कर दिए, तो 9 दूनी 18 गुना ये हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा और ये और छोटा हो जाएगा, पुत्र वाला और भी छोटा हो जाएगा। चलिए अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 9x-9 × 5 = 45 बराबर कितना हो जाएगा, 4x-5। तो 9x में से 4x घटा दीजिए, 9x - 4x बराबर -5 और +45। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5x, 5x बराबर कितना हो गया, 40। तो x बराबर कितना हो गया, 5 × 8 = 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। यानी यक्स किसको माने थे, यक्स हम माने थे किसको, राहुल को, राहुल की आ गई। लेकिन पूछ रहा है क्या, रमेश। तो रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, जो राहुल गया है उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 × 8, 8 × 4 = 32 वर्ष। क्या आ गया, 32 वर्ष, ये हो गई। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु 32 वर्ष हो गई है। ये रहा आपका प्रश्न, रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। अगला प्रश्न का है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए इसमें केवल बारंबारता सारणी बनाई है, बनाना है। उस वाले में क्या कह रहा था कि जीरो, पाँच, पाँच पाँच के अंतर पे बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है। पिछले सवालों में आप लगाए होंगे तो कहीं 10 का अंतर पे कह रहा है बारंबारता सारणी बनाइए, तो कहीं 5 के अंतर बनाइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो एक तरफ आप संख्या लिख लीजिए, चलिए हम यही बता देते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे संख्या और यहाँ लिख लेंगे बारंबारता, ये लिख लेंगे, ये हो गया। ठीक, ये तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 हो गई। अब 12 देखिए कितनी बार आई है, एक 12, 2 12, 12 कितनी बार आई है, 2 बार, बारंबारता मतलब दोहराया गया, 2 बार दोहराया गया। उसके बाद 13 वाला देख लीजिए, 13 कितनी बार आया है, 13 एक ये बार आया है, एक ये बार आया है, ये 13 भी कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद 14 देख लीजिए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। 14 देख लीजिए, एक ये बार आया है और कहीं आया है 14, नहीं, एक बार हो गया। इसके बाद क्या कर लीजिए, 15 देख लीजिए, 15 कितनी बार आया है, एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, और एक बार ये आया है, और एक बार यहाँ आया है, ये यहाँ, तो 1 2 3 4, 15 कितनी बार हो गया, 4। उसके बाद क्या, 15 के बाद 16, 16 देख लीजिए, 16 कहाँ है, एक ये है, एक, दो, और एक, 3, कितनी बार है, 3 बार है। बस यही इसका हो गया।
12 से 16 तक दिया ही था। बस यही इसकी बारंबारता सारणी बन गई और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर आप चेक करना चाहते हैं कुल कितनी बारंबारता है, दो दो चार, एक पाँच, चार नौ, नौ तीन 12। देख लीजिए 12 गिन लीजिए, 12 संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12। बिल्कुल 12 बार बारंबारता है, मतलब 12 संख्याएं हैं जो कि इसकी बारंबारता भी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और बारंबारता से एक सवाल निश्चित है आता है। सवाल को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये सवाल एक निश्चित सवाल आएगा बारंबारता से। चलिए एट द लास्ट प्रश्न है, ये समरूप त्रिभुज से दिया हुआ है, निम्नांकित त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। समरूपता का जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर ये समरूप है तो ये भुजा बराबर ये भुजा होगी, और ये भुजा बराबर ये भुजा होगी, और ये भुजा बराबर ये भुजा होगी। ठीक है, ये समरूपता की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर बराबर 1.5 हो, तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सवाल को यहीं लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा ज्यादा सा आपको समझ में आएगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, तो समरूपता से अवश्य एक सवाल आएगा, और बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। बस समरूपता की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी आपको पता है तो बड़े आसान से सवाल को कर लेंगे आप, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन सवाल अवश्य आता है इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल क्या कर रहा है, सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले आप समरूपता की प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा, ये। ठीक, चलिए इतने में हो जाएगा हमारा। आइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल लेते हैं, इसमें से दोनों त्रिभुज को हम अलग निकालते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और एक हम छोटा वाला त्रिभुज निकाल लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज को हम बोल रहे हैं क्या, ए, यह है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है पी, ये है क्यू, और ये है आर। ठीक है, पहले हम ये कर लेंगे समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी बना ले, तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज कौन, ए बी सी व पी क्यू आर। अब जब समरूप त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो ये हो जाएगा ये वाला ए बी बटा कितना पी क्यू, यानी ये वाला भुजा बटा ये वाली भुजा। तो हम लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, ए सी, ये वाली ए सी, ए सी बटा यानी ए सी बटा कितना पी क्यू पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर आधार बटा आधार, यानी बीसी बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटा छोटे वाले त्रिभुज का आधार, क्यू आर, यही। अब इसमें वैल्यू दे रखा है, कुछ वैल्यू दिया है, मान रख लीजिए, सवाल आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस इतना बना लिए तो सवाल आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्योंकि दिया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, देखिए ए बी बराबर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू नहीं दिया है, बराबर ए सी की मान दिया है 2.8, ए सी का मान हो गया 2.8, और बटा पी आर की वैल्यू नहीं दिया है, पी आर की वैल्यू दिया है नहीं। और बीसी का मान दिया है, बीसी इक्वल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, बीसी का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखिए क्यू आर की वैल्यू दी है 1.5 दिया है, क्या दिया है 1.5। ठीक है, 1.5। बस अब जब 1.5 दिया है, तीनों बराबर है, तो जिसमें जो वैल्यू दोनों फाइंड है उसी को हम बराबर दिखा सकते हैं। यानी हम क्या दिखा सकते हैं, उसी वैल्यू को हम बराबर दिखा लेंगे, सवाल का आंसर हमारा बन जाएगा। जो अन्य भुजा पूछ रहा है वो अन्य भुजा आपकी आ जाएगी। चलिए देखिए, अब हम दिखा देते हैं कि 2 पी क्यू बराबर किसके बराबर दिखा दे, इसके बराबर, ये इसके बराबर, बराबर 3 के बटा, क्योंकि सब आपस में बराबर है, 3 के बटा 1.5 हो गया।
ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हल करेंगे तो 15 दूना 30, यानी 3 आ जाएगा बराबर 3 PQ हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ इक्वल टू 1 आ गई। PQ का मान कितना आ गया, PQ का मान 1 आ गया। ठीक है, देखिए इसके नीचे इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, PQ की वैल्यू 1 आ गई, एक भुजा और आ गई, एक भुजा हमारी PQ, यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई, PQ वाली 1 आ गई, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ गई। और अगला हम दिखाएंगे क्या, अगला हमारा हो जाएगा फिर 2.8 अपान PR इक्वल टू 3.155, यानी इसको इसके बराबर दिखा लेते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा क्या, 3PR इक्वल टू, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 2.8 इंटू 1.5। तो PR इक्वल टू 2.8 इंटू 1.5 अपान कितना, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 0.5, 0.5 हो गया। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 8 = 40, का 0 हाथ लगा 4, और 5 × 10 = 4, 14, 5 × 10 = 14, यानी अगर हम दशमलव कितने अंक हो जाएगा, दशमलव आपका हो जाएगा ये 1 2 अंक हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। दो हमारी भुजा नहीं पता था, एक PR और एक PQ, तो हमारी आ गई PR की वैल्यू आ गई कितनी, पी सॉरी PQ की वैल्यू आ गई 1, और PR की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। यही आपका मान आ गया। ठीक है, इसी अन्य भुजा में इसी को पूछ रहा था, यही हम मान निकाले। तो समरूप त्रिभुज में बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं, आप समरूपता के प्रॉपर्टी को अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से सवाल को लगा लेंगे, वैल्यू वहां पे दिया रखा रहेगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये सब वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, इसलिए केवल जब वैल्यू दिया है, देखिए ये दिया है ना, ये दिया है वैल्यू, ये दिया है, ये वैल्यू दिया है, और एक वैल्यू ये दे रखा है। आई वैल्यू यहाँ पे जब दे रखा है, तो आप बड़े आराम से आप सवालों को हल कर सकते हैं। बस समरूपता की प्रॉपर्टी अगर आप बना लिए हैं तो सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का सेकंड फेज वाला पेपर रहा, फर्स्ट फेज भी कराया जा चुका है। दोस्तों आपके साथ बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि आपसे कोई फीस वगैरह नहीं होती, बस आपसे यही एक चीज है कि आप इसको दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर लें। और अगर कोई कॉलेज का ग्रुप है तो प्लीज आप उसमें अवश्य हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे पढ़ करके अच्छे नंबर गेन कर सकें। क्योंकि देखिए मैथ में अगर आप PSP क्लासेस से जुड़े हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ, आप पेपर दे के आइएगा, फिर मुझसे बात करिए, मुझसे कमेंट करिएगा कि सर पेपर में क्या आया क्या नहीं आया। मैं अभी जो सीरीज तैयार कर रहा हूँ उस सीरीज को अगर आप पढ़ लेंगे तो अवश्य ही आपके 12 से 13 नंबर, यानी 10 से 12 से 13 नंबर आपके अवश्य वहां से आएंगे, यानी पास मार्क तक आपका वहीं से आएगा। मैं सीरीज तैयार कर रहा हूँ, आप उस सीरीज को मैं आपके सामने रखूंगा और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी कराया जाएगा सीरीज को। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और हम इसके बाद नेक्स्ट वाला परीक्षा प्रश्न पत्र लाएंगे 2022 का। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रश्न आप इसमें देखेंगे, 2000 आप 19 में देखे होंगे, 20 के फर्स्ट में देखे होंगे, 20 के सेकंड में देख रहे हैं, और 2022 में देखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए उन सब सवालों को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए और सॉल्व करिए, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आपको समझाने के चक्कर में, कोई बात नहीं है, आपको समझाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।